हाँ तो नमस्ते जी। मेरे ख्याल से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। उम्मीद है अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास। ये जो अर्थव्यवस्था है, बच्चों जी, ये किस विषय के अंतर्गत आता है आपका? ये आपका आता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। किस विषय के अंतर्गत आता है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में कुछ परिचय यानी इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं। ये होगी आपका अर्थशास्त्र, और मैं इधर लिख रहा हूँ आपका बच्चा जी अर्थव्यवस्था। क्या लिख रहा हूँ? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था लिख रहा हूँ। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा जी? इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र को? इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। ठीक है। तो मैं आप सब लोग से पहला यही क्वेश्चन है मेरा कि क्या बच्चा जी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों एक ही चीज है? तो मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, पहले तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या दोनों एक ही चीज है? तो ना सर, ये बिल्कुल एक ही चीज नहीं है बच्चा जी। ये इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों क्या है? अलग चीज है। ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। अर्थशास्त्र कहते हैं किसको? आप इसको तोड़ के समझाते हैं। ठीक है। अर्थ जोड़ शास्त्र। अर्थ का अर्थ क्या होता है बच्चा जी? यहाँ पर हम बोल सकते हैं धन। क्या होता है? धन। और शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। यानी धन के अध्ययन के शास्त्र को आप क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र बोलेंगे। यानी धन के अध्ययन के शास्त्र को आप क्या बोल सकते हैं बच्चा जी? अर्थशास्त्र बोल सकते हैं। ठीक है। और वहीं पर बोले हम अर्थव्यवस्था। अर्थ मतलब होता है आपका बच्चा जी धन, व्यवस्था मतलब व्यवस्था करना, यानी धन की व्यवस्था करना ही आप क्या बोल सकते हैं? अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। ठीक है। तो कुछ डिफरेंस आप ऐसे चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। थोड़ा सा ये गोल। ठीक है। इसमें कुछ हमने बिंदुएं दे रखी है। ये जो आप बड़ा सा साइज देख रहे हैं बच्चा जी, वो कुछ और नहीं, आपका क्या है? अर्थशास्त्र है। वो क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक है। और जो आप ये बिंदी देख रहे हैं, ये क्या है? आपका अर्थव्यवस्था है। क्या है? अर्थव्यवस्था। तो बच्चा जी अब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में आपको कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र जो होता है वो एक बड़ा सा भाग है, और जो अर्थव्यवस्था होता है वो कई अर्थव्यवस्थाओं मिलकर अर्थशास्त्र बनता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र किसको बोलेंगे बच्चा जी? अर्थशास्त्र बोलेंगे। एक बड़ा सा जो आपको भाग दिख रहा है उसको अर्थशास्त्र बोलेंगे, और अर्थव्यवस्था कई अर्थव्यवस्था मिलकर अर्थशास्त्र का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। तो आपने यह समझ गया। अब आपको जानकारी होना चाहिए कि अर्थशास्त्र का यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं बच्चा जी? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? तो वो भी लिख देते हैं। तो बोल सकते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बच्चा जी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? सर एडम स्मिथ को बोलते हैं। एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं बच्चा जी? एडम स्मिथ को बोलते हैं। ठीक है। ये भी आपको जानकारी होगी। अब बोलते हैं, इसके द्वारा एक बुक लिखा गया था, उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इसके द्वारा एक बुक लिखा गया था बच्चा जी, इसका क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन था? ये एक क्या था बच्चा जी? एक पुस्तक था। ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन था? तो ये थे एडम स्मिथ। कौन था बच्चा जी? एडम स्मिथ थे। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए सर अर्थशास्त्र मतलब जो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा जी? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी बोलते हैं इसको। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में दोनों में क्या है बच्चा जी? डिफरेंस है। ठीक है। तो डिफरेंस क्या है सर? तो अर्थ का जिसका अर्थ होता है बच्चा जी धन, और शास्त्र जिसको बोलते हैं स्टडी, बोले तो अध्ययन करना, यानी धन के अध्ययन के शास्त्र को ही हम अर्थशास्त्र बोल सकते हैं। एक कॉमन परिभाषा बोल सकते हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब होता है आपका धन, व्यवस्था मतलब आप व्यवस्था बोल सकते हैं, धन की व्यवस्था ही करना क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है।
आप इस फिगर के माध्यम से समझिए कि जो बड़ा सा जो भाग है वो आपका अर्थशास्त्र कहलाता है, ये एक छोटा सा बिंदी है, ये क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी कई सारे अर्थव्यवस्था मिलकर ही आप अर्थशास्त्र बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन हो गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आगे चलते हैं, आपका बुक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब आपको बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। बुक के अकॉर्डिंग क्या है बच्चा जी? ये है भारत। ठीक है, भारत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत जो अपना देश है, अपना प्यारा सा देश भारत, वो कब आजाद हुआ था? ये सबको बच्चे को पता है सर, ये कब आजाद हुआ था? सिंपल है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारत कब आजाद हुआ था बच्चे जी? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। हमको याद हो गया सर, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ये हमको पहले से ही आता था। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन ले रहा हूँ। आपका अगला क्वेश्चन ये कि भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। इसका मतलब ये कोई ना कोई देश का क्या होगा बच्चे जी? गुलामी होगा। तो अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? यानी अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 200 वर्षों तक। कितने वर्षों तक शासन किया? 200 वर्षों तक। यानी अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? 200 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, लगभग 200 वर्षों तक क्या किया बच्चा जी? अंग्रेज ने भारत पे शासन किया। सर ये भी हमको थोड़ा थोड़ा पता था। अब आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक। इसने एक नीति निकाली थी, अंग्रेजों ने एक नीति निकाली थी। कौन सा नीति के तहत इसने शासन किया? फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को क्या किया था? अपना गुलाम बनाया था। ये भैंस की आंख 200 वर्षों तक हमारे देश पर क्या किया था? शासन किया था। कौन? अंग्रेजों ने। ये भैंस की आंख अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक शासन किया था। बताओ इसने कौन सा नीति लगाया? फूट डालो शासन करो। ये भैंस की आंख कौन सा नीति लगाया? फूट डालो शासन करो। बोलने का मतलब ये है कि ऐसा भी ये जो इंग्लैंडी जो अंग्रेज है वो क्या था, इसकी संख्या तो ऑलरेडी आपको पता है कम ही होगा, और हम लोग का जो इंडियन जो था वो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जनसंख्या होगा। इसने अपना दिमाग लगाया, इस भैंस की आंख ने इसने दिमाग क्या लगाया पता है? इसने दिमाग लगाया कि फूट डालो, मतलब कि जनसंख्या मान लीजिए ये है इंडिया, ये इंडियन, बहुत सारा इंडियन है, और यहाँ पर इंग्लैंडी एक ही दो है, बहुत सारा जनसंख्या, ये इंडिया वाला। ठीक है, अब इसने सोचा कि भैंस की आंख किसने सोचा कि भाई इसको यदि हमको इस देश पर कब्जा करना है, मतलब ये मान लीजिए भारत है, तो ये मान लीजिए भारत है, ये इंग्लैंड ये सोचा कि इस देश पर कब्जा करना है, तो इसने एक दिमाग लगाया, फूट डालो शासन करो। ये भैंस के यहाँ क्या सोचता है? फूट डालो, यानी आपस में इन लोग को आपस में लड़ा दो, और जो बचेगा उससे हम लड़ लेंगे। तो ये नियम के तहत, यानी फूट डालो शासन करो के नियम के तहत अंग्रेजों ने क्या किया? भारत पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, और भारत अंग्रेजों का क्या हो गया? गुलाम हो गया। और भारत ने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर क्या किया? शासन किया। आपको पता होगा जब भारत शासन किया होगा तो भारत उस समय क्या होगा? तो ब्रिटिश, तो अंग्रेजों को हम ब्रिटिश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश शासन से पहले ब्रिटिश शासन से पहले अच्छा जी, ब्रिटिश शासन से पहले भारत को क्या कहा जाता था? अपना प्यारा से भारत को क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया। उससे पूछ लेगा एग्जामिनर कि ब्रिटिश शासन के पहले भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। पूछेगा सोने की चिड़िया किस देश को कहा था? ये बच्चे को पता है सर, भारत को कहा जाता है, इसमें कोई दम नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन से भी पहले भारत कैसा प्रधान देश था? बच्चे को पता है सर, कृषि प्रधान देश था। ब्रिटिश शासन से पहले, ब्रिटिश शासन से पहले भारत कैसा प्रधान देश था? सर पता है, कृषि प्रधान देश था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे ख्याल से बच्चा जी, आपको डेफिनेटली आपको याद ही होगा, और मेरे ख्याल से आपको सब चीज ये डेफिनेटली आपको पता होगा। जो नहीं पता है कोई बात नहीं। और आपको पता है कि भारत कब आजाद हुआ? सर हमको पता है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। भैंस की आंखों ने हमारे देश पर कितने वर्षों तक शासन किया? सर हमको पता है 200 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, लगभग 200 वर्षों तक। इसने भैंस की आंख ने कौन सी नीति ना, फूट डालो शासन करो, यही नीति के कारण भारत पर इसने 200 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था।
और ब्रिटिश शासन, यानी ब्रिटिश शासन से पहले भारत को क्या कहा जाता, सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। और ब्रिटिश शासन से पहले भारत कैसा प्रधान देश था, तो सर हमको पता है कृषि प्रधान देश था, कृषि एग्रीकल्चर था, तो भारत कृषि प्रधान देश था। और आज़ादी के समय भी कृषि प्रधान देश था, डेफिनेटली आज भी कृषि प्रधान देश है और आगे भी कृषि प्रधान देश होगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं, ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं उपनिवेश, उपनिवेश किसे कहते हैं, ठीक है, उपनिवेश, उपनिवेश, उपनिवेश किसको कहेंगे बच्चा जी, सिंपल है सर, उपनिवेश जब कोई बड़ा देश, या बोल सकते हैं जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, तो वो कमजोर देश उस देश का क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है, सिंपल सा बात है। उसी तरह आप बोल सकते हैं कि इंग्लैंडियों ने, भैंस की आंखों ने हमारे देश पर लगभग 200 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था, ठीक है। तो उपनिवेश को हम लिखते हैं जब कोई देश, ठीक है बच्चों जी, हम लिखते हैं उपनिवेश किसे कहते हैं, तो आप लिखिए जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर, किसी कमजोर देश पर, किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है, तो कमजोर देश, तो कमजोर देश को शक्तिशाली देश का, शक्तिशाली देश का, शक्तिशाली देश का उपनिवेश का, शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है, उपनिवेश कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप क्या लिखिएगा बच्चा जी, सिंपल है, भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था, एक उपनिवेश था। तो इसको समझते हैं बच्चा जी, सिंपल है। पूछेगा उपनिवेश किसे कहते हैं, कि जब कोई शक्तिशाली देश, मतलब जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर क्या करेगा, कब्जा कर लेगा, उसका नियंत्रण उस पर स्थापित कर लेगा, उसके आधार पर उसको चलाएगा भाई, की उसके आधार पर वो संचालन करेगा, ठीक है। यानी जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लिया, और कमजोर देश को शक्तिशाली देश का क्या कहा जाता है, उपनिवेश कहा जाता है। तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल क्या है कि भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का क्या था, एक उपनिवेश था। ये भैंस की आंख अंग्रेज वालों ने हमारे देश पर कितने वर्षों तक शासन किया, तो 200 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक, 200 वर्षों। ये तो मैंने पीछे पढ़ा रखा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो आगे आप लोग देखिए आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, ठीक है। अब लिखिए आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, उसे आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। मतलब क्या होगा, आर्थिक क्रिया वो सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। मतलब कोई भी आप कोई काम कर रहे हो, डेफिनेटली जैसे गांव का निवासी हो तो आप लोग क्या करोगे गांव में, सर सिंपल खेती करेंगे, कुदाल पाड़ेंगे, नॉर्मली हम लोग मजदूरी करेंगे, जो दिन का मिल जाए 200-300। यानी आप कोई भी वर्क करते हो बच्चा जी, कोई भी काम करते हो जिससे डेफिनेटली आपको क्या इनकम, यानी आपको रुपये पैसा यानी आय मिल रहा हो, तो आपके लिए वो क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रिया कहलाएगी। ये सिंपल सा बात है सर, हमको समझ में आ गया कि मान लो कोई भी काम करेंगे, डेफिनेटली आप मजदूरी ही क्यों ना कर रहा हो, दिन का 200-300 आ रहा हो, या आप खेती कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, डेफिनेटली
कुछ भी आप कोई काम कर रहे हो जिससे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है बच्चा जी, आय मिल रहा है, ठीक है। अब आर्थिक क्रिया मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपका क्या लेसन का क्या नाम है बच्चा जी, अर्थव्यवस्था। क्या है, अर्थव्यवस्था। अब हम लोग जानने की प्रयास करेंगे अर्थव्यवस्था सर किसे कहते हैं, यानी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे सर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे सर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आप लिखिए अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का, क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा संगठन है, संगठन है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका, आजीविका चलाते हैं, अर्थात ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, अर्जन की एक प्रणाली है। आपके एग्जाम में आएगा तो बच्चे जी आप आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है, आराम से लिख दीजिएगा। क्या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। यानी जो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं डेफिनेटली उससे आपका भरण पोषण नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वो काम आप नहीं करना पसंद करेंगे। और कोई भी काम कर रहे हैं जिससे आपका आजीविका चल रहा है, यानी आपका भरण पोषण आराम से हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, हो रहा है, तो ऐसे चीज को हम क्या बोलेंगे सर, अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरे अनुसार आप लिख दीजिए ब्राउन एक व्यक्ति थे, उसने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है, एक प्रणाली है। इसे भी आप याद रखिएगा कि डेफिनेटली यदि आपके एग्जाम में अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसे लिख दीजिएगा डेफिनेटली, ठीक है। और ठीक है, अब हम इसे मिटाते हैं और अब जानते हैं अर्थव्यवस्था के मुख्य दो कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं बच्चा जी, अर्थव्यवस्था के दो मुख्य कार्य होते हैं, ठीक है। तो वो दो कार्य को लिखते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था के दो अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य होते हैं, दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या है बच्चा जी, पहला कार्य है लोगों की आवश्यकता अनुसार, लोगों की आवश्यकता अनुसार, आवश्यकताओं अनुसार, और लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, सेवाओं का उत्पादन करना। दूसरा क्या है, लोगों को रोजगार की अवसर प्रदान करना, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, ठीक है। पहला क्या, अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य। कितने बच्चा जी, अर्थव्यवस्था का यदि आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य हैं, ठीक है। पहला क्या है कि लोगों को आवश्यकता की संतुष्टि के लिए अलग अलग प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का क्या करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए। यानी आदमी जब तक सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक हमें वस्तुओं का क्या करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए, ठीक है। वस्तुओं और सेवाएं, सर सेवाएं क्या होता है नहीं समझ में, सर्विस। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डेफिनेटली आपको मैं सर्विस दे रहा हूँ,
तो वस्तुओं और सेवाओं को क्या करना चाहिए, एटलीस्ट आपको उत्पादन करना चाहिए, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहिए, यानी जितने भी लोग हैं उसको एटलीस्ट कुछ ना कुछ रोजगार तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था का 2 कार्य हो गया बच्चा जी। ठीक है, इसे मिटा देते हैं और हम आगे देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था के और प्रकार को जानते हैं। ठीक है, आप जानते हैं बच्चा जी कि भारत की अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांटा गया, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, आप जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, दूसरा क्या बचा जी? द्वितीय क्षेत्र। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भाग में बांटा गया? सर हमको याद हो गया, 3 क्षेत्र में बांटा गया। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीयक। ऐसा लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी प्राथमिक, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सर प्राथमिक क्षेत्र आप किसको कहोगे? तो यानी आप ऐसा समझो, जो भगवान ने बनाया, जो भगवान, जितने भी वस्तुएं जो भगवान ने बनाया उसको हम प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, यानी जो गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान ने बनाया उसको हम क्या बोलेंगे सर? प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे सर। द्वितीय क्षेत्र किसको बोलेंगे? यानी जो इंसान ने बनाया, यानी ये लल्लू लाल, यानी बोले तो, ठीक है, यानी जो इंसान ने बनाया, यानी जो मानव ने बनाया, यानी ह्यूमन ने बनाया। यानी द्वितीय क्षेत्र किसको बोलेंगे? जो मानव ने डेफिनेटली बनाया है उसको बोलेंगे सर द्वितीय क्षेत्र बोलेंगे सर। तृतीय क्षेत्र किसको बोलेंगे? अब इसको ऐसे, यानी इसको बोलेंगे सर्विस, यानी जो सेवा देता है। डेफिनेटली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको सेवा दे रहा हूँ। ठीक है, जितने भी नेता हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, डेफिनेटली वो आपको क्या दे रहा है सर? सेवा दे रहा है। तो वो आपका क्या हो जाएगा सर? तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए सर, मछली। आप ये समझिए कि मछली, ठीक है, तो मछली को क्या आपने बनाया? नहीं सर, हमने तो नहीं बनाया मछली को। मछली को तो डेफिनेटली भगवान ने ही बनाया होगा। ठीक है, तो मछली को यदि भगवान ने बनाया तो वो आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया। यदि वही मछली में आप क्या करो, मसाला उसाला डाल के, मतलब तेल में छान उन के उसी मछली को आप पकाओ। ठीक है, तो वो क्या हुआ, जब वो मछली को आपने पकाओ का लिया सर, बनाना लिया अच्छा से, ठीक है, उसको बनावना लिया, तो वो आपका हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। बना, यदि वो बनावना लिया, उसी को यदि कोई सर्वेंट आपके पास क्या करता है, यहाँ से वहां तक आपको पहुंचाता है। ठीक है, तो वो आपको क्या, वो क्या हो गया? सर्विस हो गया, बोले तो आपका सेवा हो गया, यानी तृतीय क्षेत्र हो गया। क्योंकि पहले जो मछली था वो भगवान ने बनाया था। ठीक है, तो वो मछली आपका हो गया प्राथमिक क्षेत्र। और वो मछली को में आपने जब मसाला वसाला डाल के, तेल वूल डाल के आराम से आपने क्या किया, खाने के लिए बना लिया, वो हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र, क्योंकि आपने खुद ने बनाया। ठीक है, यदि आप उसको किसी दोस्त को आपने यहाँ से, दोस्त नहीं बोल सकते, आप किसी को सर्विस दे रहे हो। डेफिनेटली आप कोई वेटर आया, वो आपको मछली प्रोवाइड करा रहा है पका कर, तो डेफिनेटली वो उसके लिए क्या हो गया, वो आपके लिए क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। तो डेफिनेटली वो तृतीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो। लेकिन हमें बुक के अकॉर्डिंग ही चीजों को याद करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम समझाने के लिए बता दिए। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत आसान है सर। ईख बोले तो गन्ना सर। तो आप सर ये गन्ना को आपने तो नहीं बनाया होगा? आप नहीं सर, हमने तो नहीं बनाया गन्ना। डेफिनेटली आप बोल सकते हैं सर प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं सर? प्राथमिक क्षेत्र है गन्ना, डेफिनेटली। और उसी गन्ने से आपने क्या किया, मशीनिंग मॉडिफाई कर करके आपने आप क्या बना लिया सर? गन्ना से हमने बना लिया सर चीनी, गुड़ बना लिए सर, वो आपका द्वितीय क्षेत्र हो गया। ठीक है सर, और उसी गन्ने और चीनी को आपने कहीं सप्लाई कर दिया, डेफिनेटली आपने एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दिया, तो डेफिनेटली जो जिसके लिए आपने वर्क किया वो डेफिनेटली उसके लिए क्या हो जाएगा? सेवा, यानी आप वो क्या कहलाएगा? तृतीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके समझने के लिए है, पर एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको लिखना है कि प्राथमिक क्षेत्र, आपको पता है सर एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को या उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो सर सेवा
सेवा क्षेत्र को ही हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसको आप समझने के लिए तो हमने बता दिया बच्चा जी, इसको आप मिटा देते हैं और जो आपको एग्जाम में लिखना है वो लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना क्या है, ठीक है। तो अब लिखिए, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन और मछली जैसे व्यवसाय आते हैं, तो अब इसको क्या याद रखना बच्चे जी, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंदर क्या क्या आएगा आपका सर, सिंपल है सर, इसके अंदर क्या, एग्रीकल्चर आएगा, पशुपालन आएगा, वन आएगा, मछली पालन, ये सब आ जाएगा सर। ये एग्रीकल्चर हो गया, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं द्वितीय क्षेत्र सर, ये नहीं बोल सकते औद्योगिक या उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, इसके अंतर्गत गैस और बिजली, ठीक है, निर्माण कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्माण कार्य सब याद रखिएगा, और खनिज व्यवसाय आते हैं। अच्छा जी, आप तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, इसके अंतर्गत बैंक और बीमा, परिवहन, संचार और व्यापार जैसी क्रियाएं सम्मिलित है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। देखिए बच्चा जी, प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलेंगे, कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे, और आपका द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र बोलेंगे, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को बोलेंगे, ठीक है। कृषि क्षेत्र में आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्या आएगा, कृषि, पशुपालन, वन और मछली। अब इसको डेफिनेटली, अब इसके एग्जाम्पल को डेफिनेटली आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंदर अब मैंने क्या बोला था कि जो भगवान ने बनाया, डेफिनेटली आप कृषि कर रहे हो, डेफिनेटली भगवान ने ही बनाया। कृषि का जितनी भी चीजें वो भगवान, पशुपालन भगवान, धन भगवान, मछली, यानी ये सब भगवान ने। अब जो बोले बिजली और गैस, डेफिनेटली ये मानव के द्वारा बनाए गए चीजें, निर्माण कार्य, कोई भी घर बना रहे हो कोई भी, डेफिनेटली वो द्वितीय क्षेत्र कहलाएंगे, ठीक है। और सेवा क्षेत्र को हमने बोला था जो सर्विस दे रहा है सर, बैंक और बीमा, बैंक आपको क्या देता है, सर्विस देता है। परिवहन यानी आप याद बोल सकते हैं, ये भी क्या आपको सेवा दे रहा है। संचार, व्यापार, जैसे ये सभी क्रियाएं क्या है, तृतीय क्षेत्र। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, तो आप लोग वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।